सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट नाम की एक कंपनी के मामले में अंतरिम आदेश पास किया है। इस अंतरिम आदेश में क्या कहा गया है और पूरा मामला क्या है और राजेश एक्सपोर्ट करती क्या है, ये हम जानने के लिए पहुंचे हैं। वित्तीय मामलों के जानकार हैं पंकज जायसवाल, उनके पास। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि राजेश एक्सपोर्ट नाम की एक कंपनी जो है वो करती क्या है और कितनी बड़ी कंपनी है ये? राजेश एक्सपोर्ट जो है बेसिकली गोल्ड एंड डायमंड एंड ज्वेलरी के फील्ड में काम करती है और इसे वर्ल्ड की बेस्ट रिफाइनरीज में इसका नाम है। और सबसे बड़ी रिफाइनरीज इसका जो है स्विट्ज़रलैंड में है। किस चीज़ की रिफाइनरी? कैम्बी गोल्ड की रिफाइनरीज है और बेंगलोर में इसका सबसे बड़ा ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइनिंग सेंटर है। तो एक मतलब गोल्ड के लाइन में आप देखेंगे तो वैश्विक स्तर पे इसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स का। और आप 25-26 का टर्नओवर भी देखेंगे, जो लास्ट ईयर मतलब ऑडिटेड जो 24-25 है, 7 लाख करोड़ से ज़्यादा इसका टर्नओवर है। तो ज्वेलरी एंड डिज़ाइनिंग एंड गोल्ड में और डायमंड में इसका एक बड़ा नाम है। सूरत में भी इसका यूनिट है। तो इसके कारण से जो है बहुत से लोग जो है इसको बहुत ही रिलायबल कंपनी मानते थे। कंटिन्यूअस जो है इंक्रीज्ड सेल्स होता था, प्रॉफिट मेकिंग था। तो बहुत से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी जो है राजेश एक्सपोर्ट्स में निवेश करते थे। इसलिए इस कंपनी के बड़े मायने हैं, जिस तरह से न्यूज़ बना है। मैन्युफैक्चरिंग में भी है और गोल्ड रिफाइनिंग में, मतलब ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और गोल्ड रिफाइनिंग भी। मैन्युफैक्चरिंग एंड गोल्ड रिफाइनिंग, गोल्ड एक्सपोर्ट्स, इन सब में जो है राजेश एक्सपोर्ट्स का नाम है, एक बड़ा नाम है। अभी जो सेबी का इंटरिम ऑर्डर आया है, क्या मायने हैं सर, इसका क्या मतलब है इसका? बेसिकली कुछ साल पहले एक शेयर होल्डर ने एक पर्टिकुलर पीरियड का 4 साल का जो उसको रिसीवल की, उसको लगा कि रिसीवल डाउट है। रिसीवल मतलब डेटर्स, जो हमने माल बेचा है राजेश एक्सपोर्ट्स ने, तो उसके जो डेटर्स दिख रहे हैं वो रियलाइज़ नहीं हो रहे हैं, वो काफ़ी स्लो हैं। तो उसने एक कंप्लेन किया था कि ज़रा चेक किया जाए, क्योंकि जनरली क्या होता है, आप गोल्ड एंड डायमंड रहता है, जनरली आप कैश लिक्विड फॉर्म में ही ट्रेड कर रहे हैं ना। गोल्ड डायमंड इट इज़ वेरी हाईली लिक्विड आइटम, तो इसमें इतना रिसीवल ब्लॉक नहीं रहता है। तो उसने कंप्लेन किया कि चेक करें कि भाई ये जो दिखाया जा रहा है सेल्स एक्चुअली है कि नहीं। तो उस दरमियान जो है सेबी ने बहुत सारे इनसे रिकॉर्ड मांगे। सेबी का जो ऑर्डर मैं देख रहा था और जिस तरह से रिपोर्ट्स छपी हैं, उसमें बताया गया है कि 97 to 99% जो है इनके जो सेल्स हैं वो ओवरसीज एंटिटीज़ के हैं। तो इंडिया के बाहर के एंटिटीज़ के जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो सेल्स आ रहे हैं वो बाहर के एंटिटीज़ के सेल्स आ रहे हैं। तो कंपनी ने जब सेबी ने जब ये सब रिकॉर्ड्स मांगे कि भाई आपका एक आया है डाउट, एक शेयर होल्डर का कंप्लेन आया है कि आपकी रिकवरी नहीं हो रही है बिक्री की, तो ज़रा बिक्री के रिकॉर्ड दिखा दीजिए, बिक्री सही है कि नहीं सही है। तो उसको वो रिकॉर्ड दिखा नहीं पाए। फिर उन्होंने बोला कि हमारा जो है ज़्यादातर सेल्स जो है ओवरसीज एंटिटीज़ के है। तो सेबी नहीं पाया कि 97 to 99%, जैसा कि रिपोर्ट में लिखा हुआ कि 97 to 99% जो है ये तो ओवरसीज एंटिटीज़ का है। तो सेबी ने बोला भाई ओवरसीज एंटिटीज़ के रिकॉर्ड दिखा दो। तो इन्होंने आनाकानी किया। उन्होंने बोला कि भाई जैसे वालकाम्बी करके एक उनका स्विट्ज़रलैंड में, उसका रिकॉर्ड उन्होंने मांगा। तो उन्होंने स्विस प्रोटेक्शन लॉ का जो है एक हवाला दिया कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए प्रोटेक्शन लॉ है और हम शेयर नहीं कर सकते। तो सेबी ने बोला वो तो लॉ बेसिकली पर्सनल डेटा के लिए, कॉर्पोरेट डेटा है, तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो वो एक फ़ाइट चल रहा था और वो दिखा नहीं पा रहे थे। तो सेबी का कहना था कि जब आपका टर्नओवर का एक बड़ा हिस्सा बाहर की कंपनियों का और वो वेरीफाइबल नहीं है इंडिया में, वाइल यू आर लिस्टेड एंटिटी है, तो आपके सारे सेल्स वेरीफाइबल होना चाहिए। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होता है, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, चाहे वो संस्थागत निवेशक हो, बड़ी कंपनियां हैं, या रिटेल इन्वेस्टर्स हो, पब्लिक है, वो आपके इस बिक्री के आंकड़े के ऊपर विश्वास करके पैसा लगा रहा है। आपका प्रॉफिट भी इसी बिक्री से जनरेट हो रहा है, इस पे विश्वास होकर पैसा लगा रहा है। तो ये तो वेरीफाइबल होना चाहिए। तो आप जो है इस शेल्टर में आप अपने आप को नहीं छिपा सकते कि ओवरसीज एंटिटी है। और उसके बहुत सारे अकाउंटिंग गड़बड़ियाँ, उसके क्वेरीज थे अकाउंटिंग रेगुलरिटीज़ को लेके, तो उसका वो जवाब नहीं दे पाए। तो सेबी को लगा कि भाई एक प्रिवेंटिव स्टेप लेना चाहिए। अभी प्यूनिटिव स्टेप नहीं है, ये प्रिवेंटिव स्टेप लेना चाहिए जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती है फॉरेंसिक ऑडिट की। उन्होंने एक वीडियो करके कंपनी को लगाया था फॉरेंसिक ऑडिट में। अभी उसको लगता है कि और इसकी जांच होनी चाहिए। तो जब तक हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच जाते तब तक डैमेज को रोकने के लिए जो इन्वेस्टर्स को होने वाले हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो या आपके रिटेल इन्वेस्टर्स हों, फिर उन्होंने बोला कि भाई इसके बारे में एक रेड फ्लैग जारी करो। एक इंटरिम ऑर्डर उन्होंने दिया कि भाई ये जो है सस्पिशियस लग रहा है, डाउट लग रहा है, ठीक है। तो और अभी इसकी जांच जारी है। दो चीज़ें सर जो आम आदमी की भाषा में समझना चाहेंगे कि जो इन्वेस्टर ने शिकायत की थी कि रिसीवेबल नहीं दिख रहा है, वो रिसीवेबल होता क्या है, और दूसरा ओवरसीज एंटिटीज़ क्या इसी कंपनी का हिस्सा ओवरसीज में है, दूसरे देश में है, उसने वो बिजनेस किया है, वो नहीं दिखाना चाह रहे हैं, ये वो दोनों बातें समझना चाहें। रिसीवेबल को दूसरा डेटर्स भी बोलते हैं, डेटर्स।
ये जब कोई बिक्री करते हैं, उधार बिक्री करते हैं ना, तो उधार बिक्री से जो पैसा आने वाला होता है वो बैलेंस शीट में दिखता है। भाई या तो पैसा कैश में आएगा तो कैश में दिखेगा कि हाँ इतना कैश है, अगर वो नहीं आता है तो रिसीवेबल नाम से पार्क रहता है, उसको डेटर्स भी बोलते हैं। और ये इन्वेस्टर्स को सब कुछ दिखता है जब आप बैलेंस शीट में दिखता है कि बैलेंस शीट जब जारी करते हैं तो इन्वेस्टर को दिखता है कि हाँ, इन्वेस्टर पब्लिक को भी दिखता है कितना पैसा इनसे आना है, वही बैलेंस शीट हुआ ना। बैलेंस शीट का मतलब बैलेंसेज की शीट, बकायों की एक शीट है, तो उस बकाया में ये भी रहता है कि कस्टमर से इतना पैसा मुझे आना, वही रिसीवेबल होता है। ठीक है, इन्होंने माल बेचा और वो जिनको भी बेचा उससे वो पैसे जो है उनके बैलेंस शीट में दिख नहीं रहा था। दिख रहा था, आया हुआ नहीं दिख रहा था कि ये दिख रहा है, लेकिन इतने लंबे समय से क्यों बकाया दिख रहा है। आप सोने चांदी के बिजनेस में इसमें तो कैश सेल्स ज़्यादातर होता है, इतना लंबा तो गैप होता नहीं कि आप बेचे और 6 महीने तक पैसा ना आए, ये तो साल भर से ज़्यादा हो गया था। तो कस्टमर को डाउट हुआ कि भाई जनरली इस तरह के ट्रेड में बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है रिसीवेबल्स, जो पैसा आना होता है कस्टमर से आ जाता है, लेकिन कस्टमर से पैसा बकाया इतना लंबे समय से क्यों दिख रहा है, वो दिख रहा था, वो कैश में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा था। इसकी जाँच के लिए कस्टमर ने जो है ये बोला कि भाई ये जो है आप इसकी जाँच कराइए, बिक्री सही है कि नहीं सही है, क्योंकि जनरली रिसीवेबल की इतनी एजिंग नहीं होती है कि वो 3 महीना तक आप बाकी रहे, 6 महीने तक बाकी रहे इस इंडस्ट्रीज़ में, तो उसने किया। दूसरा जो आप बोले हैं कि ओवरसीज एंटिटी क्या होती है, ये सब क्या होती है, तो ये जो है बेसिकली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन्होंने टर्नओवर जो दिखाया था उसमें ओवरसीज एंटिटी का दिखाया था। तो जनरली क्या होता है कि एक कंपनी होती है जो वह कई सारी कंपनियां बनाती है और उसमें शेयर होल्डिंग लेती है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर लेती है, 50% से ज़्यादा लेती है, तो उसको सब्सिडरी एंटिटीज़ बोलते हैं, जिसमें मालिकाना हक इनका 50% से ज़्यादा, तो यही मालिकाना हो गया, मेजॉरिटी मालिकाना यही हो गया। कई जगह 100% सब्सिडरी बनाती है, तो होली ओन्ड सब्सिडरीज होते हैं, तो इसके मालिक यही होते हैं, ये एज ए शेयर होल्डर उसमें रहते हैं। वहाँ लीगल एंटिटी एक उस कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो इंडिया की कंपनी ना ले जाके वहाँ पे एक नई कंपनी खोलते हैं और उस कंपनी का शेयर इंडिया की कंपनी ले लेती है, तो उसको सब्सिडरीज कंपनी बोलते हैं। तो जब इस कंपनी की बैलेंस शीट बनती है तो एक स्टैंड अलोन बनती है, जो इंडिया वाली कंपनी की खुद की जो पर्सनल उस कंपनी की जो टर्नओवर्स और खर्चे हैं, प्रॉफिट लॉस है, वो बनती है। उसके अलावा एक कंसोलिडेटेड बनती है, समेकित आर्थिक चिट्ठा बोलते हैं उसको, जिसमें उसकी जितनी भी सब्सिडरी जो क्रॉस द वर्ल्ड या क्रॉस द इंडिया, उसके सेल्स को यहाँ पे कंपाइल किया जाता है और आपस में जो ट्रांजैक्शन है वो उसको घटा दिया जाता है। तो कंपनी के अगर 100 सब्सिडरीज है तो पूरी 100 सब्सिडरीज को मिला कर क्या टर्नओवर है वो कंसोलिडेशन में दिखाया जाता है। तो जो सब्सिडरीज होती है बेसिकली वो कंपनियां होती है जिसमें इस कंपनी का 50% से ज़्यादा का निवेश हुआ रहा है। इस मामले में जब सेबी ने उनसे पूछा कि भाई आपने इतना माल बेचा है, वो पैसे दिख नहीं रहे, तो उन्होंने बोला कि ज़्यादातर जो उनका बिजनेस है वो विदेशी सब्सिडरीज से है, तो उन्होंने बोला उसका डेटा दे दो, तो उसका डेटा ये दे नहीं पाए। अभी कंपनी ने बोला है कि आई एम इन द प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स। कंपनी का जवाब यह है कि भाई अभी हम प्रोसेस में हैं, और सेबी बोल रही है आपको देना चाहिए था। तो इस दोनों के बीच में ये ऑर्डर सेबी ने एक प्रिवेंटिव ऑर्डर दे दिया। इट्स नॉट अ प्यूनिटी बट प्रिवेंटिव ऑर्डर दे दिया, दंडात्मक आदेश नहीं है, सुरक्षात्मक आदेश दे दिया कि भाई फर्दर डैमेज ना हो। इसमें उस कंपनी को भी कुछ कहा है इंटरिम ऑर्डर में, इन्वेस्टर्स को भी कुछ कहा है, या किसी एक को कुछ कहा? कंपनी को बोला है कि भाई आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो, और जो इसके प्रमोटर्स हैं उनकी शेयर ट्रेडिंग करने में, किसी बड़ी कंपनी में या कहीं भी कोई पोजीशंस होल्ड करने में उसमें रोक लगा दी है। मतलब अभी मार्केट में ये कंपनी अभी शेयर ट्रेडिंग नहीं कर सकती। राजेश जो हैं उनके प्रमोटर्स, उनको रोक लगा दी, वो शेयर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। और इंटरिम ऑर्डर एक सुरक्षात्मक एक इन्फॉर्मेशन है, तो आप सेल्फ अवेयर हो जाइए और उस कंपनी में अपने रिस्क के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना हो करिए, नहीं करना हो नहीं करिए। एक इंटरिम ऑर्डर है ये। LIC को लेके जो बातें आ रही हैं सामने कि LIC ने इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें, अब जब ये इंटरिम ऑर्डर आया है तो उससे LIC पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, और इससे ज़रा हमारे दर्शकों के लिए समझाइए कि LIC ने इन्वेस्ट किया, अब इंटरिम ऑर्डर आ गया, अब LIC के सेहत पे भी कुछ असर पड़ने वाला है क्या? देखिए अब कितना किया क्या किया मुझे तो नहीं मालूम, बट नॉट ओनली LIC, एनी इन्वेस्टर्स जिसने अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, और आपने देखा होगा कि जो लोअर सर्किट लगा है, मतलब शेयर ड्रास्टिकली नीचे गया है, मोर देन 5% प्राइस ड्रॉप हुआ है, तो उसकी बैलेंस शीट में तो अगर ये एसेट के रूप में दिख रहा होगा, तो मतलब अगर ये नुकसान में जा रहा है तो उतना पैसा आपको कम आएगा, उसकी वैल्यू घट गई तो आपकी बैलेंस शीट की वैल्यू घटेगी। तो जिसने इन्वेस्ट किया उसको तो शेयर में लॉस होना, तो वो लॉस भी बुक करेगा, उसकी बैलेंस शीट की साइज़ भी घटेगी, तो उसका भी वैल्यूएशन घटेगा। आम आदमी की भाषा में समझाइए, अगर LIC ने कितने पैसे लगाए हैं और अभी ये जो मार्केट हो गया तो अमाउंट हमें नहीं मालूम, मतलब एक अगर हम एग्जाम्पल के तौर कोई एक एक्स कंपनी है और उसने जो है करीब करीब इसमें 100 करोड़ रुपए लगाए हैं, और ये 100 करोड़ का वैल्यूएशन वो आज के डेट में
ओवर द पीरियड इसकी वैल्यू बढ़ के 200 करोड़ हो गई, बैलेंस शीट में दिख रही है कि भाई इस शेयर की वैल्यू 200 करोड़ हो गई है, और इस तरह से डाउनफॉल होता जा रहा है। तो 100 करोड़ तक तो ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस है, प्रॉफिट में लॉस हुआ, लेकिन अगर इसकी वैल्यू 100 करोड़ से घट के 50 करोड़ आ जाती है, यानी आपको 50 करोड़ नुकसान हो गया, क्योंकि आप तो लगाए थे 100 करोड़, ये मिलने वाला था आपको, अब ये नहीं मिलेगा। आज के डेट में इसकी वैल्यू 50 करोड़ है, यानी आप बेचने भी जाओगे तो 50 करोड़ ही मिलेगा, तो 50 करोड़ का लॉस आपकी बुक में बैलेंस शीट में बुक हो जाएगा। तो आम आदमी की भाषा में समझे कि 100 करोड़ किसी ने लगाया और बैलेंस शीट में और मार्केट में ऐसा दिख रहा है कि भाई 100 करोड़ आपके 200 करोड़ में हो गए, लेकिन जब इंटरिम ऑर्डर आया और सेबी ने इनके इनकम में, बैलेंस शीट में और जो उन्होंने क्वेरीज की थी उनका जवाब नहीं दे पाया, उसमें सब जो गड़बड़ियाँ आई हैं उससे मार्केट में इनके शेयर का प्राइस गिरेगा, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरेगी, तो इन्वेस्टमेंट लॉस होगा, लोगों की बैलेंस शीट कमज़ोर होगी, प्रॉफिट लॉस उनका जो है कम होगा, लॉस ज़्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा। LIC में क्योंकि आम आदमी के पैसे लगे रहते हैं और LIC ने वो पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किए होंगे। बैंक्स भी करते हैं, राजेश एक्सपोर्ट्स तो अच्छा शेयर माना जाता था, बैंक्स भी करते हैं, नॉट ओनली LIC। तो जहाँ जहाँ जिन जिन कंपनियों ने इस शेयर में इन्वेस्ट किया होगा, अगर इंटरिम ऑर्डर की बात सही निकली तब तो लॉस है, और अगर राजेश एक्सपोर्ट से प्रूफ कर देते हैं कि नहीं भाई, चूँकि हम डेटा नहीं दे पाए थे, इतना ज़्यादा डेटा है और हम डेटा दे देंगे इनको, और ड्यू कोर्स में अगर डेटा दे देते हैं और लगता है कि नहीं भाई, बिकॉज ऑफ डेटा हमने एक तो इंटरिम ऑर्डर दिया था जिससे सब प्रिवेंटिव एक्शन, तो सेबी ऑर्डर वापस भी ले सकती है, फिर इन्वेस्टमेंट अच्छा भी हो सकता है, लेकिन उस पीरियड तक सबको सतर्क रहना चाहिए, जब तक कि इसीलिए सेबी ने फ्लैग दे दिया, रेड फ्लैग दे दिया कि भाई अभी आप रुको, अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं, अभी आप रुको, अभी पैसा मत फंसाओ, आप बाद में देखना, जब रिजल्ट आ जाएगा, जब कंक्लूसिव ऑर्डर आ जाएगा तब देख लेना। कोई समय सीमा भी इसके लिए है कि कब तक जांच हो पाएगी, कब तक आप इस सीमा नहीं है, डिपेंड करता कितना क्वांटम है, क्योंकि 15 लाख करोड़ का मैटर है, 5-6 साल का डेटा है, डिफरेंट ओवरसीज एंटिटीज़ है, इसमें आपका फॉरेंसिक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है, तो डेटा साइज काफ़ी बड़ा है, तो ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं हो सकता है कि भाई इतने दिन में आ जाएगा, समय लगेगा इसमें। तो ये कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, जैसा कि पंकज जायसवाल साहब बता रहे हैं कि दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, सुरक्षात्मक ऑर्डर है एक सेबी का, जो इन्वेस्टर्स के लिए भी है कि आप अपने रिस्क पर अब इस कंपनी में आप इस कंपनी के शेयर खरीदें या इन्वेस्ट करें इस कंपनी में। साथ ही राजेश एक्सपोर्ट्स के प्रमोटर्स को भी कह दिया गया है कि वो मार्केट से दूर रहें, अभी वो लेन देन मार्केट में नहीं कर सकते हैं, और उसके पीछे वजह यही है, बैलेंस शीट में जो आंकड़े दिख रहे थे, जो फ़ायदा दिख रहा था, उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेबी के सामने नहीं रख पाए, इस वजह से सेबी ने ये इंटरिम ऑर्डर दिया है। LIC ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं इस कंपनी में, LIC के साथ साथ जिसने भी इन्वेस्ट किए हैं, अब इसके शेयर प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, मार्केट में जो शेयर प्राइसेस थे राजेश एक्सपोर्ट्स के वो नीचे जा रहे हैं, तो जिसने भी इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में उसे नुकसान इस वक्त तो हो रहा होगा, या जो फ़ायदा था वो कम हो रहा है। अगर ये जो जांच है वो ज़्यादा दिन तक रहती है तो हो सकता है कि नुकसान भी हो। कैमरा विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया TV, मुंबई।